नमस्ते दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं एक सुपर क्विक रिवीजन एसएससी जेईई सिविल एग्जाम के जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना, आज उन पर एक तेजी से नजर डालते हैं। रेडी हैं? बिल्कुल, तो चलिए सीधे डाइव करते हैं। आज हम 5 अलग अलग लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज को टच करेंगे और देखेंगे कि आपकी तैयारी आखिर है कैसी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले बात करते हैं नींव की। लिटरली कोई भी बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर उसके मटेरियल्स पर ही तो टिका होता है। तो हमारा पहला सेक्शन है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को पानी से बचाने के लिए यानी वाटरप्रूफिंग के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल यूज नहीं होता? ऑप्शंस हैं बेंटोनाइट क्ले, पॉलीएथिलीन शीटिंग, एपॉक्सी रेजिन या पीवीसी मेम्ब्रेन। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ये सारे कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। और जवाब है एपॉक्सी रेजिन। देखिए, यहां सारा खेल पर्पस का है। बेंटोनाइट क्ले पानी मिलते ही फूल जाती है और एक सील बना लेती है। पॉलीथिलीन शीटिंग एक वेपर बैरियर का काम करती है। और पीवीसी मेम्ब्रेन्स तो हैं ही फ्लेक्सिबल वाटरप्रूफ लेयर्स। ये तीनों बेसिकली पानी के लिए एक नो एंट्री का साइन है। लेकिन एपॉक्सी रेजिन वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग ग्लू जैसा है। उसका काम स्ट्रक्चरल रिपेयर्स करना है, बॉन्डिंग करना है, जोड़ना है, रोकना नहीं। सिंपल राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर्स से टेम्पररी स्ट्रक्चर्स की तरफ। सवाल है कि ब्रिक मेसनरी के टाइम जमीन पर टिकने वाली स्कैफोल्डिंग को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है सिंगल स्कैफोल्डिंग। देखिए, इसके 3 हिस्से हमेशा याद रखिएगा। स्टैंडर्ड्स हो गए सीधे खड़े पोल्स, यह हमारी फाउंडेशन है। लेजर्स इन पोल्स को आपस में हॉरिजॉन्टली कलेक्ट करते हैं, जैसे रंग्स ऑन अ लैडर। और पुट लॉग्स स्कैफोल्डिंग को दीवार से जोड़ते हैं सपोर्ट के लिए। बस इन 3 चीजों से वर्कर्स के लिए एक पूरा मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। ठीक है, हमने बिल्डिंग मटेरियल्स की बात कर ली, स्कैफोल्डिंग की भी, लेकिन इन सब का बोझ उठाता कौन है? जमीन यानी सॉइल। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं हमारे अगले सेक्शन के साथ, जियोटेक्निकल एंड सॉइल मैकेनिक्स। ये सवाल सीधा कंस्ट्रक्शन साइट से उठाया गया है। आप एक साइट इंजीनियर हैं और आपके पास है एक न्यूमैटिक टायर्ड रोलर, तो आप इसे किस तरह की मिट्टी को कॉम्पैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? सोच के देखिए। तो इस टेबल को देखिए, इसका जवाब है सिल्ट्स ऑफ लो प्लास्टिसिटी। अब क्यों? सोचिए, इन रोलर्स के जो रबर टायर्स होते हैं वो आटे गूंथने जैसा नीडिंग एक्शन करते हैं। ये एक्शन इस तरह की सॉइल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए रोड के बेस, सब बेस या एम्बैंकमेंट्स बनाने में ये बहुत काम आते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सॉइल लिक्विफैक्शन। आपने फिल्मों में क्विक सैंड या दलदल देखा है? लिक्विफैक्शन कुछ वैसा ही है, बस रियल लाइफ में। इमेजिन कीजिए, लूज गीली रेत है और अचानक एक अर्थक्वेक आता है। पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि मिट्टी के पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और देखते ही देखते ठोस जमीन पानी की तरह बिहेव करने लगती है। स्कैरी राइट? बिल्डिंग्स तक धंस जाती हैं। सॉइल से आगे बढ़कर अब हम उन मटेरियल्स पर फोकस करेंगे जिनसे हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वो लोड के अंडर कैसे बिहेव करते हैं, यही हम देखेंगे अपने अगले सेक्शन में, स्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल साइंस। ओके, यहाँ सेफ्टी फर्स्ट है। एक कॉलम बेस है जिस पर बहुत हैवी लोड आ रहा है। उसको सपोर्ट करने के लिए जो गसेट प्लेट लगेगी, उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए ताकि सब कुछ सेफ रहे? ये एक कोड बेस सवाल है और इसका जवाब आपको याद ही होना चाहिए। मिनिमम थिकनेस है 12 mm, इससे कम नहीं। ये एक स्टैंडर्ड है जो इंश्योर करता है कि लोड ट्रांसफर स्मूथ और सेफ हो। ठीक है, अब थोड़ा ग्राफ्स का टेस्ट। आपके सामने कुछ कर्व्स हैं। इनमें से कौन सा ग्राफ एक आइडियल इलास्टिक स्ट्रेन्ड हार्डनिंग मटेरियल को आखिर सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है? ध्यान से देखिए। तो सही ग्राफ ये वाला है। इसे एक कहानी की तरह समझिए। शुरू में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच एक स्ट्रेट लाइन है। ये है इलास्टिक रीजन, मतलब आप मटेरियल को खींचें और छोड़ दें तो वो रबड़ बैंड की तरह वापस आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद कर्व ऊपर जाने लगता है। ये है स्ट्रेन हार्डनिंग। अब मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो चुका है, लेकिन वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। वो और स्ट्रेस झेल सकता है। दैट्स द की। स्ट्रक्चर्स और मटेरियल्स के बाद अब हम बात करेंगे उनको मेजर करने की और पानी जैसे फ्लूइड्स के बिहेवियर की। तो चलिए अपने अगले 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंबाइन करते हैं, सर्वेइंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ये टैक्योमेट्री का एक क्लासिक सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है। सोच लीजिए, आप फील्ड में हैं और आपकी लाइन ऑफ साइट सीधी नहीं बल्कि थोड़ी इंक्लाइंड है, एक एंगल पर। तो जमीन पर एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी h कैसे निकालेंगे? सही फॉर्मूला क्या होगा? और ये रहा फॉर्मूला, h = ks cos² थीटा + c cos थीटा।
इसे बिल्कुल रट लीजिए। सबसे कॉमन गलती लोग क्या करते हैं, वो सी कॉस थीटा वाला पार्ट भूल जाते हैं या दोनों जगह कॉस स्क्वायर थीटा लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों टर्म्स हैं, कॉस स्क्वायर थीटा भी और कॉस थीटा भी। चलिए, थियोरी बहुत हो गई, अब टाइम है पेन और पेपर का। वेल, मेटाफोरिकली। हमारा फाइनल सेक्शन है द कैलकुलेशन चैलेंज। यहाँ हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एग्जाम में करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, एक आई सेक्शन पर्लिन है, उसका स्पैन यानी लंबाई है 6 मीटर और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी यूडीएल है 15 किलो न्यूटन। सवाल सिंपल है, इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? ओके, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टेप बाय स्टेप जाना। स्टेप 1, गिवन क्या है? L इज इक्वल टू 6 मीटर, W इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। सिंपल। स्टेप 2, फॉर्मूला क्या लगेगा? यहां ध्यान देना है, पर्लिन के केस में फॉर्मूला होता है WL/10, WL/8 नहीं, WL/10। स्टेप 3, वैल्यूज प्लग इन कीजिए। 15 गुणा 6 डिवाइडेड बाय 10, सिंपल मैथ्स, ये हुआ 9 किलो न्यूटन। और लास्ट में स्टेप 4, यूनिट्स को कन्वर्ट कर लीजिए। और हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 9000 न्यूटन मीटर। देखा आपने, सबसे क्रिटिकल पार्ट सही फॉर्मूला यानी WL/10 को याद रखना था। उसके बाद तो कैलकुलेशन बिल्कुल सीधी है। तो चलिए एक सुपर क्विक रिकैप कर लेते हैं इन सभी पॉइंट्स का। 4 चीजें जो आपको इस एक्सप्लेनर से बिल्कुल याद रखनी है। नंबर 1, एपॉक्सी रेजिन रिपेयर के लिए है, वाटर प्रूफिंग के लिए नहीं। नंबर 2, गसेट प्लेट की मिनिमम थिकनेस 12 mm। नंबर 3, न्यूमैटिक रोलर्स सिल्टी सॉइल्स के लिए बेस्ट है। और नंबर 4, पर्लिन का बेंडिंग मोमेंट WL/10। ये चारों पॉइंट्स एग्जाम के लिए गोल्डन है। हमने आज अलग अलग टॉपिक्स कवर किए, लेकिन इन सब में एक कॉमन थ्रेड है, प्रिसिजन और सेफ्टी। एक छोटी सी गलती, गलत मटेरियल चुनना या कैलकुलेशन में एक जीरो मिस करना और उसका अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। एज ए सिविल इंजीनियर यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आज के टॉपिक्स में से कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि हम उस पर एक पूरा डीप डाइव एक्सप्लेनर ला सकें। वी आर लिसनिंग।